नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। पूरी दुनिया में 2026 का जश्न मनाया जा रहा है। नए साल के स्वागत में लोग खुशियां मना रहे हैं और होना भी चाहिए। साल बदल रहा है, नई उम्मीदें जन्म ले रही हैं, नई उम्मीद के साथ नए साल का लोग आगाज कर रहे हैं। लेकिन 2026 में क्या विश्व शांति रह पाएगी? क्या 2025 में जितना विध्वंस पूरी दुनिया ने देखा, उससे कहीं ज्यादा विध्वंस 2026 में होने जा रहा है? एंटोनियो गुटेरेस कह रहे हैं कि दुनिया बारूद के ढेर पर खड़ी है। 2025 में हथियारों की खरीद, बजट, हथियार के बजट, डिफेंस के बजट में इजाफा और हथियारों की होड़ ने पूरी दुनिया में चिंता पैदा किया है। उधर रूस भी अपनी अलग तैयारी में लग गया है। पीस टॉक पूरी तरीके से डिरेल हो चुकी है रशिया यूक्रेन के बीच, जिसे अमेरिका लीड कर रहा था। तो क्या 2026 में विध्वंस की तैयारी शुरू कर दी गई है? क्या इस साल परमाणु युद्ध की आशंकाएं भी तेज हो गई है? मैं आपको डराना नहीं चाहता, मैं आपके जश्न में खलल भी नहीं डालना चाहता, लेकिन तस्वीरें और खबरें जो आ रही है उससे ऐसा लग रहा है कि साल 2026 में रूस वर्सेस यूक्रेन वर्सेस यूरोप और एक तबाही की शुरुआत हो सकती है। और अगर यूरोप इस वॉर में आता है या रूस यूरोप तक जाता है, तो फिर इसे विश्व युद्ध में तब्दील होने से कोई रोक नहीं पाएगा। हालांकि अगर रूस यूक्रेन जंग वर्ल्ड वॉर में बदली तो केवल ये यूरोप तक नहीं रहेगा, ये पूरी दुनिया में बर्बादी फैलाएगा। क्योंकि आपको पता है कि रूस और यूक्रेन के युद्ध ने सिर्फ इन दोनों देशों को ही नुकसान नहीं दिया है, इसने पूरी दुनिया को नुकसान दिया, इंक्लूडिंग इंडिया। भारत को भी इस युद्ध से नुकसान हुआ है। 25% का पेनल्टी टैरिफ, रशिया से तेल लेने के लिए सैंक्शंस, एनर्जी सेक्टर पर अटैक। तो यह आशंका यूं ही नहीं है और रूस ने तो बाकायदा तैयारी भी शुरू कर दी है। यूक्रेन से जंग के बीच यूरोप से नाराज राष्ट्रपति पुतिन ने सबसे खतरनाक माने जाने वाली न्यूक्लियर मिसाइल ओरेशनिक को तैनात करने का फैसला कर लिया है। बेलारूस में 10 जगहों पर ओरेशनिक मिसाइलों को एक्टिवेट कर दिया गया है, जो कि एक सुपरसोनिक न्यूक्लियर वेपन है। और इससे पूरे यूरोप में टेंशन का माहौल है, क्योंकि इन मिसाइलों की जद में सिर्फ यूरोप ही नहीं, अमेरिका भी है। और ये मिसाइल कन्वेंशनल वॉरहेड के साथ न्यूक्लियर वेपन ले जाने की ताकत रखते हैं। इंपॉर्टेंट यह खतरे की बात यह है कि इन्हें रोकना दुनिया के किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बात है ही नहीं, एयर डिफेंस सिस्टम की बात है ही नहीं। यानी गलती से भी अगर एक बटन रशिया ने दबा दिया और यूक्रेन को निशाना बना दिया, तो दुनिया में न सिर्फ जंग का अलार्म बज उठेगा, बल्कि परमाणु जंग का अलार्म भी बज उठेगा। और ऐसे में पूरे विश्व के भविष्य को खतरा है। रूस ने अपनी परमाणु क्षमता को सक्रिय स्थिति में तैनात कर दिया है। ओरेशनिक जैसी परमाणु सक्षम मिसाइलें बेलारूस में ड्यूटी पर लगा दी गई, जिसका सीधा मैसेज है यूरोप और वैश्विक मंच को। यह रूस अब अपने ऊपर हुए, अपने राष्ट्रपति के घर के ऊपर हुए हमले का बदला चाहता है। तो सवाल यह है कि 26 में क्या कोई न्यूक्लियर वॉर होने जा रहा है? और अगर हाइपरसोनिक ओरेशनिक का इस्तेमाल किया गया तो इतनी तबाही मचेगी जो किसी परमाणु बम से भी कम नहीं होगी। एक अफवाह जो सोशल मीडिया पर चल रही है कि रूस ने मिसाइल लोड कर ली है और 2026 में एक नए लेवल पर युद्ध शुरू होने वाला है। यह सच है या कहानी का कोई अतिरंजित रूप है? शुरुआत थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं। रूस ने परमाणु मिसाइलों को तैनात किया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आज ही थर्ड वर्ल्ड वॉर छिड़ने वाला है। बेलारूस में ओरेशनिक मिसाइलें तैनात की जा चुकी हैं। रूस ने बाल्टिक सागर में न्यूक्लियर सबमरीन को एक्टिव कर दिया है। साथ ही रूस के स्पेशल मरीन कमांडोज भी तैनात कर दिए गए हैं। लेनिनग्राड में परमाणु मिसाइल वॉर रेडी की जा चुकी है।
आर्कटिक से लेकर बाल्टिक तक ड्रोन से सर्वेलांस की जा रही है। क्या ये सब महज दिखावा है? क्या ये सब महज दबाव के लिए है? रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ा है। रूस का दावा है कि उसने पुतिन के आवास पर ड्रोन से हमला रोका है, लेकिन यूक्रेन और पश्चिमी देश इसे खारिज कर रहे हैं। कोई ठोस सबूत अभी तक नहीं है, लेकिन रूस क्या बदले की आग में जल रहा है और उसने अब परमाणु सक्षम मिसाइलों की तैनाती शुरू कर दी है। यूक्रेन को लगातार हथियारों की सप्लाई यूरोप की तरफ से की जा रही है। पोलैंड के जरिए यूक्रेन को हथियार भेजे जा रहे हैं। जेलेंस्की का समझौते पर राजी नहीं होना और आग में घी डालने का काम कर रहा है। इसी बीच जेलेंस्की डोनबास रूस को सौंपने पर सहमत नहीं। यूरोप जब्त संपत्ति से यूक्रेन को मदद भेज रहा है, यानी कि रशिया की संपत्ति फ्रीज जो थी उसको वो लिक्विफाई करके यूक्रेन को डाल रहा है। तो क्या 2026 में प्राकृतिक तौर पर एक परमाणु युद्ध देख रहे हैं? पूरी दुनिया में तनाव है, लेकिन कोई आधिकारिक सूचना नहीं है कि 2026 में कोई परमाणु युद्ध हो ही जाएगा। वैसे भी परमाणु युद्ध कोई सूचना देकर थोड़ा ही ना करेगा। वैश्विक सुरक्षा संस्थानों की रिपोर्ट कहती है कि 2026 में परमाणु तनाव चरम पर होंगे। हालांकि युद्ध जरूरी नहीं है। रूस ने जिस खतरनाक ओरिश्निक मिसाइल को तैनात किया है, जरा उसकी ताकत को भी देख लीजिए। बेलारूस में हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल ओरिश्निक तैनात किया गया है। ओरिश्निक मिसाइल की जो रफ्तार है वो 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे है। यह मिसाइल 5,500 किलोमीटर तक वार करने में सक्षम है, यानी यूरोप ही नहीं अमेरिका तक तबाही मचा सकता है। कन्वेंशनल और एटॉमिक वॉरहेड ले जाने की काबिलियत रखता है। एक साथ कई टारगेट पर ओरिश्निक से हमला किया जा सकता है। किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देने की ताकत है। लेकिन आज दुनिया में संवाद, कूटनीति, वार्ता, राष्ट्रीय हित मजबूत रूप से मौजूद नजर नहीं आते हैं। युद्ध की अफवाहें, परमाणु मिसाइलों की तैनाती, एक दूसरे से बदला। 2026 का रास्ता खतरों से भरा है। रूस ने रणनीतिक मिसाइलें तैनात करनी शुरू कर दी, बदला लेने की बात कह दी है, यूक्रेन को कीमत चुकाने की बात कह दी है। यूरोप को जंग के लिए ललकार चुका है रूस। और दुनिया के अलग अलग मोर्चों पर भी कुछ कुछ डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जैसे चीन ताइवान में बढ़ती तल्खी, चीन जापान में बढ़ती तल्खी, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव। ऐसे में 2026 की स्थिति को लेकर बहुत ज्यादा चिंता जताई जा रही है। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ मेजर जनरल अनुज माथुर जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। मेजर जनरल अभय कार्की हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। सीए डॉक्टर अमन चुग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भू राजनीतिक विश्लेषक हैं। संजीव श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। और लाखों करोड़ों की संख्या में दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस डिबेट में। सबसे पहला सवाल मेरा मेजर जनरल अभय कार्की सर से है। अभय कार्की सर, रशिया ने ओरेशनिक की तैनाती कर ली है, जो कि न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की कैपेबिलिटी रखता है। न्यूक्लियर सबमरीन्स को एक्टिव कर दिया है। लेनिनग्राद में भी बहुत डेवलपमेंट्स चल रहे हैं, ब्लैक सी में बहुत डेवलपमेंट्स चल रहे हैं। और रूस कह रहा है बदला तो होगा, यूक्रेन को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और यूरोप को वो ललकार चुके हैं पहले ही पुतिन। क्या माने 2026 के शुरुआत में ही परमाणु युद्ध जैसे बड़े जंग का खतरा? जी नमस्कार, आपको भी, आपके सारे श्रोताओं को और पैनल में जितने लोग हैं उनको नमस्कार। ये 2026 के पहले एक काफ़ी बड़ी खबर है कि बेलारूस में दोबारा से पहले भी मिसाइल डिप्लॉयमेंट हुए थे न्यूक्लियर कैपेबल, और अभी फिर ये ऑस्ट्रिक मिसाइल का जिसको कि अंडर डेवलपमेंट था और अभी उन्होंने उसको फुली डिप्लॉय कर दिया। हालांकि एक साल पहले नवंबर 24 में भी ओरिश्निक मिसाइल से यूक्रेन पे हमला किया था, तो वो वैलिडेशन हो गया था। अब ये प्रोडक्शन स्टेज में आके मिसाइल लग गई है। इसका मतलब क्या है? दो मतलब है। एक तो ये आप जैसे आप ब्रह्मोस को लीजिए, जो कि साउंड से 3 गुना मार्क 3 पे उसकी स्पीड है, ये मार्क 10 वाली है।
और इसके किसी के इसका कोई तोड़ नहीं है। इस मिसाइल का किसी भी एयर डिफेंस का, चाहे वेस्टर्न हो, अमेरिकन हो, इंडियन हो, इसका अभी तक हाइपरसोनिक मिसाइल का कोई तोड़ नहीं है और ये भी वेरिएबल ट्रेजेक्टरी में जाती है। तो ये जो गेम चेंजर बोलते हैं, एक गेम चेंजर है, ब्रह्मास्त्र है, जिसके बारे में अभी यूरोप के पास या किसी के पास कोई तोड़ नहीं है। इसलिए ये एक बहुत बड़ा खतरा है और एक बहुत बड़ी चुनौती है यूरोप को, जो कि अगर मैं बोलूं इस लड़ाई का जनक है। उसने ही यूक्रेन को इस युद्ध में झोंका है। जब जब भी कभी कोई पीस टॉक होने जाती थी तो बोरिस, ये अपने इंग्लैंड या जर्मनी वाले इसको पीछे खींच लेते थे जेलेंस्की को, और ये लड़ाई नेटो के एक अस्तित्व को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई थी, यह सोच के कि हमारी ताकत इतनी है वेस्टर्न पावर्स की कि अमेरिका के साथ मिलके हम रशिया को तोड़ देंगे, हम पुतिन को घुटने पे ले आएंगे और ये रशिया की जो पावर है इसको हमेशा के लिए हम एक ख़त्म कर देंगे। इनमें से उनकी कुछ भी नहीं चली, ना तो उनकी इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी चली है, ना उनकी ग्राउंड वॉरफेयर की स्ट्रैटेजी चली है। जहाँ तक कि रशिया का सवाल है, ये जो लड़ाई है इसमें रशिया जो है अपने तेल के निर्यात और बाकी अपनी जो उसने क्षमता रखी है, उसका मिलिट्री इंडस्ट्रियल बेस पहले ही सब बहुत विराट है और उसने इसको दोबारा नई जान फूंक दी है और उसकी जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी वो बहुत बढ़ गई है। अपने चाहे टैंक्स लें, एयरक्राफ्ट लें, शिप्स लें या मिसाइल्स लें, और ये ओशनिक जो है उसका एक सबूत है। जबकि दूसरी तरफ यूरोप के जो देश हैं ये अपने कॉलोनियल हैंगअप से बाहर नहीं आए हैं और उनकी रौब और रुतबा वो अपना वही दिखाना चाहते हैं जो एक कॉलोनियल पावर का था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। लेकिन आज की तारीख में वो इकोनॉमिकली कमज़ोर है। मिलिट्री उन्होंने अमेरिका के इतने ज़्यादा भरोसे में रहे कि उनकी मिलिट्रीज खुद कुछ करने लायक नहीं है। वेपन प्रोडक्शन, एम्यूनिशन प्रोडक्शन जो वो देना चाह रहे थे, उनके पास खुद उतनी कैपेसिटी है ही नहीं और अभी सब के सब जो है बिल्कुल अंत कगार पे आ गए। लेकिन उनकी ईगो जो है और जेलेंस्की को जो वो पुश कर रहे हैं वो पीस को आने नहीं दे रहे हैं और जेलेंस्की को अभी भी उकसा रहे हैं। जहाँ की अगर आप देखें तो ट्रंप और पुतिन के बीच में जो बातचीत हुई थी और ट्रंप और जेलेंस्की के बातचीत के पहले उन्होंने ट्रंप ने पुतिन से बात की थी, तो एक ट्रंप की तरफ से ये लड़ाई जितनी जल्दी खत्म हो उतना अच्छा है। लेकिन यूरोप बीच में अटकलें लगा रहा है। यूरोप के पास ये सामर्थ्य नहीं है, ना कि मिलिट्री ताकत है, ना कि इकोनॉमिक पावर है कि इस लड़ाई को ज़्यादा देर तक वो हथियार या पैसे से दे सके, लेकिन पीस होने नहीं दे रहा है। तो इसमें पुतिन जो है वो उनको बता रहा है कि भाई साहब मैं एक कदम और ऊपर इस एस्केलेटरी लेडर में जा रहा हूँ और मेरे 12 मिनट में मैं लंदन को हिट कर सकता हूँ, पेरिस को हिट कर सकता हूँ, आप लोगों में ताकत है तो सामने आइए। तो ये एक जो न्यूक्लियर थ्रेट एक डेटेरेंस के तौर पे है, प्लस यूरोप को और नेटो को ये बताने के लिए है कि आप में तो दम है नहीं, अगर आप कुछ करेंगे तो ये होगा, चुपचाप से ये बातचीत को होने दीजिए। और इसमें जो अभी कहते हैं कि यूक्रेन ने ड्रोन स्ट्राइक की है पुतिन के पैलेस के ऊपर, उसमें ट्रंप ने भी बोला है कि ये नहीं होना चाहिए था। मतलब ये है कि यूरोप अलग थलग पड़ रहा है। जेलेंस्की ट्रंप से बात कर रहा है, ट्रंप पुतिन से बात कर रहा है, यूरोप बीच में अपनी टांग अड़ा रहा है, हैसियत उसकी है नहीं। तो ये उन लोगों को जिनकी हैसियत नहीं है, पुतिन ने एक मैसेज दिया है। परमाणु लड़ाई तो दूर की बात है, लेकिन पुतिन एक ऐसा आदमी, अगर आप उसको उकसाओगे तो वो अगला कदम और उसके बाद एक और ऊपर का अगला कदम देने में बहुत सक्षम है। ये पूरा यूरोप जानता है। जी बिल्कुल। और पूरी दुनिया 26 का जश्न मना रही है और प्लानिंग कर रही है 26 को लेकर। 26 में ये है वो है। इवन चुग साहब मैं भी प्लानिंग में लगा हुआ 26 की, 26 में ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी। अब 26 में क्या करेंगे? अब ये परमाणु मिसाइल लेके बैठ जाएंगे ये लोग, और परमाणु मिसाइल को अगर किसी ने इस्तेमाल कर ली तो उसके बाद तो फिर ऊपर वाला ही मालिक है। चुग साहब आपका माइक चेक कीजिएगा एक बार। अभी आ रही है आवाज? हाँ बिल्कुल आ रही है। मैंने कहा नमस्कार है जी, जय भारत है। परमाणु का समय अभी नहीं आया है, उसका समय में अभी कुछ साल बाकी हैं, 3-4 साल बाकी हैं जब उसका यूसेज आएगा। बट आएगा ये कह रहे हैं आप? आएगा, मगर उसका लिमिटेड यूसेज जो है वो न्यूक्लियर अटैक के बजाय रादर यूरोप में कई इंस्टॉलेशंस में न्यूक्लियर लीकेज और ऐसी चीजों की खबरें आपको 2026-27 से शुरू मिल जाएंगी।
अच्छा। मगर मैंने जैसे तात्पर्य कल भी दिया था, बट मैं एक और लिंकेज आपको देता हूं। देखिए जी, यूएस की पीस डील्स इस टाइम पे स्टीव विटकॉफ कर रहे हैं और वो जैरेड कर रहे जैरेड कुशनर। हैं, जैरेड कुशनर। ये दोनों जो आदमी हैं ये ट्रम्प के खास हैं, और जो एक तो पहले एक तो घर का दामाद है सर। घर का दामाद है, बिल्कुल, बहुत खास है, बिल्कुल। स्टीव विटकॉफ तो कट्टे गोल्फ ही खेलता है ना। हाँ। और जो स्टेबल कॉइन ट्रम्प कॉइन की बात है, वहां पे स्टीव विटकॉफ इन्वॉल्व है। स्कॉट बेसेंट सिंस इन्वॉल्व नहीं है, रूबियो भी इन्वॉल्व नहीं है, पीस डील नहीं हो सकती। जॉर्ज सोरस और स्कॉट बेसेंट वो दो आदमी हैं जिन्होंने 1992 में $10 बिलियन शॉर्ट करे थे पाउंड के ऊपर, और अंदाजन 1 बिलियन पाउंड बनाया था। एंड 1998 में इन्होंने रशिया के ऊपर, रशियन रूबल के ऊपर लॉन्ग किया था, यानी कि डेरिवेटिव स्ट्रक्चर्स लिए थे। और क्वांटम फंड जो जॉर्ज सोरस का था, उसने $2 बिलियन के करीब लूज किया था। स्कॉट बेसेंट भी उसी के साथ इन्वॉल्व था। स्कॉट बेसेंट एंड जॉर्ज सोरस वो आदमी हैं, वो लोग हैं जो रशियन डाउनफॉल पे हमेशा चाहेंगे, रशियन बॉन्ड क्राइसिस चाहेंगे, रशियन करेंसी क्राइसिस चाहेंगे। एंड इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं कि जब तक स्टीव विटकॉफ या जैरेड कुशनर अगर नेगोशिएशन करेंगे, पीस डील नहीं होगी। अगर स्कॉट बेसेंट वगैरह आ भी जाते हैं, तो जो मैं दूसरा एंगल दिया था मॉनरो डॉक्ट्रिन के तहत, वो मैं दोबारा अगर मौका देंगे मैं उसके ऊपर फिर जिक्र करूंगा, उसके तहत यूरोप जो है वो नहीं चाहेगा कि ये पीस डील ट्रंप साहब करवा पाए, स्पेशली ट्रंप साहब करवा पाए। मैं दोबारा बोल रहा हूं, ट्रंप साहब नहीं करवा पाए, ये यूरोप इंश्योर करेगा। तो ये तो बहुत एक तरह से मामला बहुत क्रूशियल हो गया फिर तो। मतलब ये तो मैंने सुलझता कल ही नहीं दिख रहा है। मैंने क्या कल भी जिक्र ये किया था। तैनाती वाकई प्रेशर के लिए है, क्योंकि इस जैसे कि कार्की सर बता रहे थे, इस मिसाइल का तोड़ जो कि 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मैक 10 की स्पीड से मिसाइल जाती है, इसका तोड़ तो किसी के पास है ही नहीं। अगर नहीं भी न्यूक्लियर इस्तेमाल किया, अगर इन्होंने एक्टिव करके ही छोड़ दिया है, तो फिर भी मैसेज तो बहुत बड़ा है। बिल्कुल, मैसेज वही है जो मैं दोबारा जिक्र कर रहा हूं। ब्लैक रॉक को वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन के डेवलपमेंट का ठेका दिया है। ब्लैक रॉक की कंपनी में जितने भी अदृश्य राज जो एस्टेब्लिश्ड डीप स्टेट है, जो यूरोप से पनपे थे, स्कैंडिनेवियन कंट्री से होते हुए, वो सारे कंट्रीज के जो डीप स्टेट है वो उसमें इन्वॉल्व हैं। ऑब्वियसली पुतिन को समझ है कि सारा पहले तो फार्म लैंड ले लिया, ऊपर से ब्लैक रॉक को रिकंस्ट्रक्शन दे दिया, और यहां पे वायरस लैब्स एस्टेब्लिश कर रहे थे जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूक्रेन है, जिसको काफी हद तक रशिया ने निस्तनाबूद किया। इसलिए ये वाला एरिया तो रशिया वापस देगा ही नहीं। मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जो फर्दर जो एरिया है वो भी रशिया लेगा ही लेगा, छोड़ेगा नहीं। इसलिए आप देखो, फ्रांस ने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस देनी शुरू कर दी है विद इन फ्रांस कि 2026 में हॉस्पिटल्स को तैयारी पे रखो, हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मतलब चुग साहब, 2026 में 2025 से ज्यादा एक्शन है, ज्यादा मारपीट है, एंड 2027 में 2026 से और ज्यादा है। ये एस्केलेशन ऐसे ही और ज्यादा बढ़ता रहेगा, मतलब ये कह रहे हैं। 2028 में 2027 से और ज्यादा है। मैं माथुर सर का एक रिएक्शन ले लूं, उसका संजीव सर आपके पास आ रहा हूं। माथुर सर, देखिए, मैं चुग साहब से पार्शियली एग्री करता हूं, लेकिन उसकी वजह मैं आपको बताता हूं कि क्या हो रहा है। ये जो इन्होंने डिप्लॉयड न्यूक्लियर मिसाइल्स को एक्टिव डिप्लॉयड पहले से थी, इनको इन्होंने एक्टिव मोड में ला करके दे दिया। एक्टिव मोड का मतलब है दे कैन फायर एनी टाइम। एक चीज हमको समझने की जरूरत है, ये न्यूक्लियर केपेबल है, न्यूक्लियर एनर्जी से ड्राइव होती है। उसके अलावा जो कन्वेंशनल वॉरहेड ये कैरी करती है, वो भी इतना घातक है कि वो एक छोटे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के बराबर के ताकत रखता है वहां पर डिस्ट्रक्शन की। तो ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट है, और मुझे लगता है कि न्यूक्लियर वॉरफेयर अगर नहीं भी होगा, तब भी एक बहुत जबरदस्त मैसेज गया है कि हम कन्वेंशनल वॉरहेड से भी आपको इतना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं कि जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। अब आप देखिए, जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, लातविया हो गया, एस्टोनिया, पोलैंड, ये नेटो के हिस्सा हैं, लेकिन इनको बहुत कम समय में इस हथियार से एक क्लियर कट मैसेज गया है कि भाई 12 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट में हम डिस्ट्रक्शन वहां पर करने के लिए का सक्षम है।
एक चीज आपको समझने की जरूरत है, जितनी बार पीस टॉक्स कहीं ना कहीं कंक्लूजन की तरफ बढ़ती हैं, ये स्पाइडर वेब क्या था जो कुछ दिन पहले इन्होंने कुछ समय पहले किया था। स्पाइडर वेब उसी समय हुआ था जब पीस टॉक्स आगे बढ़ रही थी, और उसको सेबटाज करने के लिए उन्होंने स्पाइडर वेब लॉन्च किया। 7,000 किलोमीटर अंदर जाकर के उन्होंने रशिया के टैक्टिकल स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को डिस्ट्रॉय किया। कितना नुकसान हुआ क्या नहीं हुआ वो अलग बात है। तो इस प्रकार से हम, ये जो यूरोपियन नेशंस हैं वो ये प्रयास कर रही हैं कि किसी भी तरीके से ये लड़ाई ना रुके, जैसा चुग साहब ने कहा ना रुके। उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि उनको इस बात का खतरा है कि रशिया यूक्रेन पर रुकेगा नहीं। रशिया जो है उनको, और वो इस बात को प्ले कर रहे हैं, अगर खतरा नहीं भी है तो एटलीस्ट इस लड़ाई को जारी रखने के लिए इस बात को वो खेल रहे हैं कि ये रशिया वहां पर रुकने वाला नहीं है, और ये जो अपनी पुरानी लॉस्ट सोवियत ग्लोरी है उसको ध्यान में रखते हुए ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में आगे इस लड़ाई को बढ़ाएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं विवेक कि ये लड़ाई रशिया का एम बिल्कुल क्लियर है, और रशिया जो क्लेम्ड टेरिटरी है, कल भी मैंने एक बात कही थी, ये जो उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया वो नहीं, जो उनकी क्लेम्ड टेरिटरी है उसको रशिया लेकर के मानेगा, और उसमें से कुछ भी वो वापस नहीं देगा। और जब तक ये एक्सट्रीम उनका स्टैंड रहेगा, एक्सट्रीम डिजायर्ड एंड स्टेट रहेगी, तब तक मुझे नहीं लगता कि कोई किसी भी प्रकार से आप वहां पर इसको युद्ध समाप्ति की आशा कर सकते हैं। देखिए, एक ही तरीका है, कल भी आपने इस बात पे प्रश्न चिन्ह लगाया था,